हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेबी गुप्ता। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारा चल रहा था और पिछले वीडियो में हमने यशपाल समिति के बारे में बात की थी। यशपाल समिति 1992-93 उसके बारे में बताया था, जो शिक्षा बिना बोझ के बारे में प्रचलित है, जिसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहते हैं। तो उसके बाद जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्या चीज? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार क्योंकि इसका फुल फॉर्म में बहुत पूछता है। एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है 1 नंबर में, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। एनसीएफ कब आया ये पूछ लेता है। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यही वह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का, थोड़ी सी भूमिका देखते हैं। क्या भूमिका है? भूमिका की बात करें तो हम जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू हुई थी कोठारी आयोग के बाद। जो कोठारी कमीशन 1466 था, उसके जो सुझाव थे उस सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू हुई थी। और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षा संरचना थी वो 10+2+3 लागू हुई थी। तो उसके लागू होने के बाद एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जिसकी स्थापना 1961 में हुई है, ने 1975 में 10 वर्षीय एक आधारभूत पाठ्यक्रम तैयार किया। किस 10 वर्ष आधारभूत पाठ्यक्रम तैयार किया। उसके बाद जब 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, फिर पाठ्यक्रम तैयार किया एनसीईआरटी ने 1988 में। और सन 2000 में एनडीए सरकार में भी 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने तैयार किया। तो ये 10 वर्षीय पाठ्यक्रम 3 बार पाठ्यक्रम तैयार हुआ, 75 में, 88 में और 2000। मतलब तैयार क्या हुआ? जो तैयार हुआ था उसी को समीक्षा हुई और जो सुधार हुआ था वो था। तो 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 से पहले जो पाठ्यचर्या बनाई गई है, जो आधारभूत पाठ्यचर्या निर्मित की गई, वो 75, 88 और 2000 में। कब? 1975, 1988 और 2000। आप जानते हैं 2004 में एनडीए की सरकार चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो चुनाव हार गए आम चुनाव में और कांग्रेस की सरकार आ गई, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की यूपीए सरकार कह सकते हैं, यूपीए सरकार आ गई और इस सरकार ने कहा कि जो पाठ्यचर्या है 2000 में जो एनडीए सरकार ने इसका रिवीजन किया, ये पाठ्यचर्या का भगवाकरण हो गया। क्या हो गया है? भगवाकरण हो गया है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए सही नहीं। अतः इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। साथ साथ एक चीज ये भी था, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति में हर 5 वर्ष में पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्संगठन की बात करेंगे। हर 5 वर्ष में इसका पुनर्निरीक्षण और पुनर्संगठन हो। तो चूंकि 2000 में आया था, पाठ्यक्रम बना हुआ था और 2004 बीत चुका था, तो ये हुआ कि 5 वर्ष भी होने वाले हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982 में कहा, उस साल 1986 में कहा गया था कि इसका 5 वर्ष बाद पुनरीक्षण किया जाए। तो 5 वर्ष होने जा रहा था, अतः सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 38 सदस्यीय दल को, कितने सदस्यीय? 38 सदस्यीय। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन है। अध्यक्ष कौन थे? यशपाल। 38 सदस्यीय दल। कितने सदस्यीय दल? 38 सदस्यीय दल। और ये भी आप याद
को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का भार सौंपा और उन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 जो है बनकर तैयार हुई के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की तो भूमिका कैसे बन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 तैयार की। अब पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी भूमिका देखते हैं कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया, मतलब क्या पढ़ाया। पाठ्यक्रम में तो यही बताते हैं ना कि क्या पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम में टीचर पाठ्यक्रम के आधार पर ये तो देखता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए और साथ साथ कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का ये एक दस्तावेज है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। और इस पाठ्यचर्या का उपकरण मतलब शुरुआत जो कहां से हुई वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि उद्धरण कहां से हुआ। तो उद्धरण इसका रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। किससे? सभ्यता एवं प्रगति से हुआ, जिसमें बताया गया, किसमें? इसी निबंध में बात कर रहे हैं, सभ्यता और प्रगति में बताया गया है कि सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी मतलब नया बना करने की क्षमता, नवीनता जिसको कहते हैं, तो उदार सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। मतलब एक उदार आनंद बचपन की कुंजी क्या है? सृजनात्मकता। एक आनंदमय बचपन की कुंजी क्या है? सृजनात्मकता, अर्थात बालक तोड़ फोड़ नया की रचना करे, नवीन सोच विकसित करे। अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया और इसका मुख्य जो सूत्र था, ध्यान रखिएगा, यशपाल कमेटी में था एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के था। वहां पर इसका मुख्य जो सूत्र है वो लर्निंग विदाउट बर्डन है, सीखना बिना बोझ के। वहां शिक्षा बिना बोझ के था, यहाँ सीखना बिना बोझ के है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है सीखना बिना बोझ के, तो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का सूत्र है। और शिक्षा बिना बोझ के प्रोफेसर यशपाल, अर्थात वहां पर बस्ते का वजन मेन जो था, यशपाल में बस्ते का वजन कम करना था। यहाँ क्या है? बालक सीखना बिना बोझ से तात्पर्य है बालक मनोरंजन रुचिपूर्वक बिना प्रेशर के, बिना जबरदस्ती न सीखे, रुचि लेकर सीखे, प्रेरित होकर सीखे, उसको मजा है सीखने में। इसका कहने का मतलब है शिक्षा बिना बोझ, सीखना बिना बोझ, उसको ऐसा सिखाया जाए कि उसको मजा आए, वो सीखने के लिए भागा भागा है, क्लास लेने के लिए भागा भागा है। ऐसा ना हो कि उसे जबरदस्ती क्लास में लाया जाए, तो वो कहलाता शिक्षा बिना बोझ, सीखना बिना बोझ। वहां तो बस्ते का वजन कम करने के ढेर सारा बस्ता लाद दिया और बच्चा सीख पा रहा नहीं, रटन विद्या ज्यादा चल रही, वो वहां। तो ये इसका मुख्य सूत्र है, पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। इससे एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके सुपर टैट, टेट, टैट, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन पूछा। तो इन सभी जगह क्या जहां पर भी इसका संबंधित कोर्सेस है, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, वहां पर भी ये पूछे जाते हैं। आपके नेट यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जो जो पॉइंट में हमने अंडरलाइन किया है, ये एक नंबर का क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखते हैं इसके आधारभूत सिद्धांत। एनसीएल 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए, पूछा भी जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। 5 ही हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, वो कौन कौन से हैं। मार्गदर्शी सिद्धांत अर्थात इन्हीं को आधार बनाते हुए पाठ्यक्रम उन्होंने बनाया है या एनसीएल 2005 को निर्मित किया है, अर्थात इन्हीं आधारों पर ही उनका पूरा होल पाठ्यक्रम है। तो वो क्या है, होल पाठ्यक्रम का आधार क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, गाइडलाइन सिद्धांत क्या है, वो है कि पढ़ाई को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा
ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए पढ़ाई को, स्कूली ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से भी जोड़ा जाए। व्यवहारिक ज्ञान जो हमारे दैनिक जीवन में ज्ञान हो रहा है उससे भी जोड़ा जाए, ये बात उन्होंने कही है। साथ साथ पढ़ाई में रटन प्रणाली से ये सुनिश्चित हो कि पढ़ाई रटन प्रणाली में ना हो, रटा न दिया जाए, बच्चों को समझाया जाए, उनके करके सीखने पर बल दिया जाए, जिससे उनके व्यवहार में वो बातें उतर आए, उनके दिमाग में उतर आए, उनको रटने की जरूरत ना पड़े। जो अभी तक रटन प्रणाली चली आ रही है वह वैसा पढ़ाई पढ़ा रटन प्रणाली से तथा पाठ चलने का उन्होंने कहा इस प्रकार से संवर्धन किया जाए। संवर्धन मतलब विकास किया जाए, सुधार किया जाए, उसमें इस तरह से पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए, उसको विकास किया जाए कि बच्चों के चौमुखी विकास का अवसर मिले, अर्थात बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक सभी प्रकार का विकास बच्चों को मिल सके, या सभी प्रकार का विकास बच्चों का हो सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम का संवर्धन किया जाए, पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास किया जाए, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन कर। ऐसा नहीं है जो पाठ्य पुस्तक में लिखा वही देख के वही जान के बस वहीं तक सीमित है, नहीं, उनका संपूर्ण विकास हो सके। ठीक, साथ साथ में परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं बनाना चाहिए। क्या है, परीक्षा प्रणाली लचीला हो और कक्षा की गतिविधियों से उसको जोड़ा जाए, क्लास एक्टिविटी से परीक्षा को जोड़ा जाए। ऐसा ना हो जो पेपर ले लिया, जो आंसर उत्तर दे दिया, उसके आधार पर जो नंबर आ गया उसी के आधार पर हम मूल्यांकन के, नहीं, क्लास गतिविधियों से भी उसको जोड़ा जाए। क्लास में बच्चे गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें के आधार पर भी परीक्षा को जोड़ा जाए, उसके आधार पर भी परीक्षा हो, या बच्चों को उस आधार पर भी परीक्षा का मार्क्स मिले। और साथ साथ एक ऐसी पहचान का विकास, नागरिकों की एक ऐसी पहचान का विकास करना जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था, प्रजातांत्रिक, हमारा राज्य डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक राज्य है, तो इस तरह प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, अर्थात देश में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो चीज भी उसमें उजागर हो, जिसके प्रति कर्तव्य बोध हो सके बालक और उनको निवारण में सहायक हो। क्या है, राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो। तो ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अंग या भाग। एनसीएफ 2005 को 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग है परिप्रेक्ष्य, परसेप्टिव। क्या है, परसेप्टिव। इसमें यह बताया गया है कि बालक कैसे हमें बताना है, एक प्रकार से मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर इसमें होता है एक नागरिक को कैसे बनाना है, बालक एक प्रकार से, बालक का विकास किस प्रकार से हो, इसके अंतर्गत हमें बताया। पाठ्यक्रम कैसा हो जो बालक को एक अच्छा नागरिक बना सके, एक संवेदनशील नागरिक बना सके, एक लोकतांत्रिक नागरिक बना सके। ऐसा क्या चीज कैसा हो, परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये बताया। सीखना और ज्ञान, इसमें यह बताया गया है कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, तथा हम सीखते कैसे, या सीखना सीखेगा बालक, इसके बारे में बालक को सिखाया कैसे जाए, तथा ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान देना चाहिए, या आम आदमी ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे इसमें बताया ना कि राष्ट्रीय चिंता भी समझ, वही कह रहा है कि ज्ञान किस प्रकार का दिया जाए कि बालक को चौमुखी विकास हो सके, किस प्रकार से सिखाया जाए, उस चीज की बात करें।
और तीसरे पार्ट में कहा पाठचर्या का क्षेत्र मिलता है, क्या क्षेत्र होना चाहिए, किस बालक के लिए कितना क्षेत्र होना चाहिए, भाई हर बार के बालक के लिए क्या पाठचर्या होनी चाहिए। तो पाठचर्या का क्षेत्र इसमें बताया गया, साथ साथ स्कूल की आवश्यकताओं का भी आकलन किया गया कि एक स्कूल के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं जो बालक के चौमुखी विकास में सहायक साबित, वो बातें इसके अंतर्गत। इसमें विद्यालय में कक्षा का वातावरण किस प्रकार से हो कि बालक एक सभ्य बालक बन सके, बालक के लिए जो जिस प्रकार से मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा हम जो एक बालक बनाना चाह रहे हैं, एक सपनों का भारत जो बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो, वो इसके अंतर्गत बताया है। साथ साथ व्यवस्थागत सुधार, क्या क्या व्यवस्थागत सुधार किया जाए, इसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं अभी है, उसमें कितना सुधार की जरूरत है, जिससे बालक बिना बोझ के सीख सके। क्योंकि इनका एक सूत्र है कि बिना लर्निंग विदाउट बर्डन, उसको कामयाब बनाया जा सके। एक संवेदनशील छात्र का विकास किया जा सके, एक ऐसे बालक का विकास किया जा सके जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, जो सबको समान समझे, जो संवेदनशील हो, जो राष्ट्रीय एकता की भावना होगा। तो ये चीज क्या उसे व्यवस्थागत सुधार चाहिए, उसके बारे में ये बताया गया। यहां हमने बताया कि हर एक का क्या है, ये बालक का चौमुखी विकास, और चौमुखी विकास के लिए कैसा क्या चीज हो, परिप्रेक्ष्य कैसा हो, सीखना और ज्ञान कैसा हो, पाठचर्या का क्षेत्र कैसा हो, विद्यालय कक्षा का वातावरण कैसा हो, और क्या क्या व्यवस्थागत सुधार किया जाए, इन 5 अंगों में एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बताया गया है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं की। अब बात करते हैं प्रारंभ एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषता। मुख्य विशेषताएं कौन सी है, ध्यान रखिएगा। इन विशेषताओं में से 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत उठते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसमें से आप 5-7 लिख लेंगे तभी सफिशिएंट होगा 2 नंबर के क्वेश्चन के। तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो, ये विशेषताएं है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रारंभिक स्तर है उस पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो, तथा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह शिक्षण शुद्ध ज्ञात से अज्ञात की हो और मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात शिक्षण शुद्ध किससे, ज्ञान से अज्ञात की ओर। जो हमें ज्ञात है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, अर्थात जो ज्ञात है उसको अज्ञात से जोड़ना, अज्ञात की ओर जाना। ये किसको पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर आधारित है। बालक को जो पूर्व ज्ञान है, उसको जो ज्ञान नहीं है उसको पूर्व ज्ञान ज्ञात हो गया, और जो नवीन ज्ञान दे रहा है वो अज्ञात हो गया, उससे जोड़ना। तो ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। जो मूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त रूप से सोचने की ओर, विकसित करने की ओर अधिकतम प्रयोग किया जाए। अर्थात शिक्षण में ये 2 सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। साथ साथ अभी हमने जो उसमें अंग भाग थे उसमें लर्निंग एंड नॉलेज की बात करते, सीखना और ज्ञान। तो उसी उसमें कहा गया सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, सूचना को ज्ञान न माने, ठीक है। सूचना को क्या न माना जाए, ज्ञान न माने। सांस्कृतिक का विशाल पाठ्यक्रम, मोटी पुस्तक पढ़ाई जो है वह सफलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, असफलता का प्रतीक है। बच्चों को स्कूल के बाहर का जीवन तनाव मुक्त हो, स्कूल के बाहर के जीवन का वातावरण जो मिले वो तनाव मुक्त मिले। ऐसा ना हो कि खास स्कूल से घर जाए और घर में माता पिता उनको टेंशन देते, पढ़ो 95% लाओ, 96% लाओ, ये करो। तो तनाव मुक्त वातावरण हो तो बच्चे का विकास अच्छे से हो पाएगा। साथ साथ शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही गई
करके सीखने पर बल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इस पर करके सीखने पर बल, और साथ साथ इसमें ये भी कहा 10वीं की परीक्षा अच्छी, क्या कहा गया, 10वीं की परीक्षा अच्छी। अब यहां शिक्षक के बारे में क्या कहा गया देख लीजिए। शिक्षक को ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया। कहा ये नहीं क्या शिक्षक ज्ञान का पिता रहा है, ऐसा नहीं। शिक्षक को ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया है, अपितु सूचना को जो चीज बातें बता रहा है शिक्षक, उसके अर्थबोध को बदलने की प्रक्रिया में, उसको समझाने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हित सहायक होता है। अर्थात जो ज्ञान उसको दे रहा है, जो सूचना उसको दे रहा है, उसको समझाने में बच्चों का सहायक के रूप में है, ना कि ज्ञान का स्रोत। बच्चों को जो बता रहा है, जो समझा रहा है, उसको जो, या बच्चों को जो सूचना दे रहा है, वो सूचना बच्चों के समझ में आए, उस समझाने के लिए विभिन्न उपायों द्वारा बच्चों को वो सूचना देता है कि बच्चों को समझ में आए, उसके लिए वो सहायक भूमिका निभाता है। अर्थात शिक्षा ज्ञान का स्रोत नहीं, आपको सहायक है। ज्ञान ग्रहण या यूं कहे सूचना के अर्थबोध को जानने के लिए सहायता करता है। साथ साथ ये कहा है कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति, बच्चे के बारे में कहा तो प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति या प्रकृति अलग अलग है। हमने साइकिल में पढ़ाया था कि कोई तो बच्चा एक समान नहीं होता, न ही उसकी उपलब्धि उसे एक समान होती है, न ही उसकी IQ एक समान होती है, कुछ भी एक समान नहीं होता, न शारीरिक रूप से, न मानसिक रूप से, न संवेगात्मक। तो वही चीज मिल गया, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और प्रकृति अलग अलग होती है, और सभी बच्चे सक्रिय रूप से अपने पूर्व ज्ञान उपलब्धि के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं, या अपने लिए किसी सूचना का जो अर्थ है उसको समझते हैं। यहाँ अर्थ को बदलने की प्रक्रिया में सहायक होता है, वही कारण उस अर्थ का निर्माण प्रत्येक बच्चे अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने उपलब्धि, अपने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हैं। जैसे उनकी जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से। साथ साथ कहा कि बच्चों में भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो यहाँ नहीं मिलती वातावरण, वो जन्मजाति होती है। बालक में जन्म से ही भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ये भी कहा कि विद्यालयों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन के लिए ना करके सौंदर्य बोध को भी बढ़ावा दे, अर्थात सौंदर्य बोध का भी ज्ञान कराए। पालक को क्या सुंदर है उसका ज्ञान कराए, क्या सुंदर आचरण होता है, सुंदरता इस संसार में वास्तविक सुंदरता क्या है उसका बोध कराए। तो वही तरह सौंदर्य बोध का बोध कराए। साथ साथ बच्चों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो और समावेशी वातावरण हो। पालक को सीखने के लिए कैसा वातावरण हो, समावेशी वातावरण, अर्थात बिना भेदभाव वाला वातावरण। ये ना हो कि ये यहाँ पर सीख सकता है, ये यहाँ पर नहीं सीख सकता, नहीं, सभी, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, सभी लोग एक साथ सीख सके, इस प्रकार का वातावरण बालक को मिले। तो ये एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं। हमने देखा एनसीएफ 2005 एक्ट, उसकी भूमिका हमने देखी, उसको निर्माण करने के रीजन देखे, तथा उसको निर्माण करने के वो आधार क्या है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या, उसके बारे में हमने बात की। साथ साथ उसके क्या अंग है, कौन कौन से अंग है, जो 5 अंग है उसके बारे में बात की। एनसीएफ 2005 5 अंगों में बांट कर बताया गया और उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं इसी साथ आज का एनसीएफ 2005 कभी भी नहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो कुछ डाउट हो कमेंट के माध्यम से या कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।